हेलो एवरीवन। तो मैं फाइनली इस पे गैंट्री गेटर का एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, डिजाइन अ गैंट्री गेटर फॉर ए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग टू कैरी ऑन ईओटी क्रेन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। क्रेन कैपेसिटी है 150 किलो न्यूटन, वेट ऑफ क्रेन एक्सक्लूडिंग ट्रॉली है 100 किलो न्यूटन, वेट ऑफ क्रेन 40 किलो न्यूटन, स्पैन ऑफ क्रेन 12 मीटर, स्पैन ऑफ गैंट्री गेटर 7 मीटर, मैक्सिमम हुक अप्रोच है 1 मीटर एंड व्हील बेस है 3 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन डिजाइन कैसे करेंगे इसका, तो स्टेप फर्स्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम व्हील लोड। तो इसमें कैलकुलेशन करने के लिए दो टर्म होते हैं, एक तो मैक्स कंसंट्रेटेड लोड ऑन क्रेन। तो इसको निकालने के लिए क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ क्रेन, तो क्रेन कैपेसिटी है 150 गिवन है, वेट ऑफ क्रेन है 40 इंटू फैक्टर्ड 1.5, ये हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद 285 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप मैच कर लेना, जो भी हो आपकी कैलकुलेशन वो आप देख लेना। दूसरा होता है यूडीएल एज ए सेल्फ वेट। तो यूडीएल एज ए सेल्फ वेट के लिए जो आपकी वेट ऑफ क्रेन है ट्रॉली को छोड़ के एक्सक्लूडिंग ट्रॉली का, तो 100 है, और डिवाइड बाय स्पैन 12 मीटर, स्पैन ऑफ क्रेन ये आप देख सकते हैं, स्पैन ऑफ क्रेन 12 मीटर इनटू फैक्टर्ड हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद 12 मीटर का अपना स्पान है क्रेन का, तो उसको दिखाना है कैसे रिएक्शन से निकालने हैं। तो ये हो गया 12 मीटर का स्पान, और हुक अप्रोच अपना है 1 मीटर, यानी ये 1 मीटर इधर हो गया, ये 1 मीटर इधर छूटेगा क्योंकि हुक अप्रोच इतना है। तो यहाँ पर कितना 285 किलो न्यूटन का मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड आएगा, 285 किलो न्यूटन का, और पूरे पे एक यूडीएल वर्क कर रहा है जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया है, वो है 12.5 का 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो अब ये सारे लोड कैलकुलेट करना है, तो ये हम ए सपोज कर लेते हैं और ये बी। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो आर ए होगी, यहाँ की रिएक्शन जो होगी वो आर बी होगी। तो अब रिएक्शन वो करते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो ये तो मोमेंट वगैरह निकालना आपने पहले से सीख रखा होगा। तो अभी इसमें आर ए की तरफ से ले रहे हैं, तो आर ए इंटू 0, 285 इंटू 1, 12.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, और आर बी इंटू 12। जैसे आर ए इंटू 0 माइनस 285 इंटू 1 माइनस 12.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 प्लस आर बी इंटू 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो ये आया था 98.75 किलो न्यूटन। तो ये आ गया आर बी। अब आर ए प्लस आर बी ये कितना होगा, दूसरा इक्वेशन 285 किलो न्यूटन का एक लोड है आपके पास 285 का, दूसरा है 12.5 का पूरे स्पान पे है, तो 12.5 इंटू 12 प्लस में आएगा आपका 12.5 इंटू 12, तो 285 प्लस 12.5 इंटू 12 ये हो गया 435 किलो न्यूटन। तो आर बी अपने पास ऑलरेडी निकला हुआ है, तो आर ए इक्वल्स टू 435 माइनस आर बी 98.75, ये अपना कितना हो जाएगा, ये 366.25। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप खुद से देख लेना। कुछ लोग बाद में उसमें कमेंट में बॉक्स में बताते हैं कि सर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक रही है,
तो हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है। मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील। तो मैंने डिजाइन स्टेप में आपको बताया था स्टेप नंबर 1 के अंदर, तो जो अपना मैक्सिमम व्हील लोड होगा तो वो आर ए वाला होगा, आर ए डिवाइड बाई 2। क्योंकि एक वो क्रेन के दो पहिए होंगे एक साइड में, इधर एक पहिया होगा एक पहिया इधर होगा, तो जो इधर वाला है और जो इधर वाला है दोनों का हाफ हाफ इसका डिवाइड हो जाएगा, दो से तभी आएगा। तो वो हो जाएगा 366.25 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 168.12। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे ये अपना गेडर है, ये चारों कोने पे कॉलम पे खड़ा है और इस पे एक क्रेन चल रही है, क्रेन मान लेते हैं ये। तो ये इसका मैक्सिमम हुक अप्रोच जो है ना वो 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर इधर छूटेगा 1 मीटर इधर छूटेगा अगर क्रेन इधर उधर मूव करती है तो उसको बोलते हैं हुक अप्रोच। तो ये ऐसा है गिटर, और ये है 12 मीटर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये 12 मीटर ये निकाल लेते हैं अभी हम, और ये है 7 मीटर। और क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 मीटर है स्पान ऑफ गैंट्रीगेटर, स्पान ऑफ क्रेन 12 मीटर। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड में हमने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं सेल्फ वेट गैंट्रीगेटर का 2 किलो न्यूटन, और सेल्फ वेट रेल सेक्शन का 0.3 किलो न्यूटन। तो टोटल डेड लोड क्या हो जाएगा? हो सकता है कहीं कहीं आपको डेड लोड गिवन हो, कहीं कहीं 8 किलो न्यूटन, कहीं 10 किलो न्यूटन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं गिवन होता है। अगर नहीं गिवन है तो ये तो अपने ब्रिज रूल के अकॉर्डिंग सेल्फ वेट गैंट्रीगेटर का 2 किलो न्यूटन और सेल्फ वेट रेल सेक्शन का 0.3 किलो न्यूटन, टोटल हो जाएगा ये 2.3 किलो न्यूटन। तो अब इसका फैक्टर डेड लोड निकाल लेते हैं। अगर फैक्टर्ड कर देंगे तो ये 1.5 इंटू 2.3, तो ये आ जाएगा 3.45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो अब इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं एक व्हील की लोड की मिड पॉइंट से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक डायग्राम कितना बनेगा। ये टोटल है 7 मीटर, तो इसका हाफ बनेगा जो होगा वो 3.5 मीटर का होगा। मतलब कुछ यहाँ पर मान लेते हैं कि 3.5 मीटर का ये स्पान बन रहा है मिड पॉइंट से ये। तो अब इसके बाद एक चीज़ आपको और फाइंड आउट करनी होती है, वो पॉइंट ऑफ स्पान फाइंड आउट करनी है। ये होता है व्हील बेस डिवाइड बाय 4। तो आपका व्हील बेस मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हील बेस आपका देख सकते हो आप 3 मीटर है, तो व्हील बेस है 3 डिवाइड बाई 4। तो 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 0.75, यानी यहाँ से 0.75 इधर मानना है हमें। ये 0.75 हो गया आपके लिए। तो 0.75 पर इसका एक व्हील है, और इसका 168.12 निकाला था हमने। देख लेते हैं 168.12, तो 168.12 हो गया। और उसके बाद में इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। ये भी दिखा देता हूँ आपको, व्हील बेस 3 मीटर है, तो 3 मीटर ये रह गया। तो ये 3 मीटर यहाँ बनेगा कुछ। अब ये 3 मीटर इधर निकल गया, और 3.5 में से ये 3 जाएगा और उसमें से माइनस का करेंगे 0.75, तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर। 1.25 मीटर इधर निकल गया, और ये 3.5 में से 0.75 जाएगा, तो ये 3.45
सॉरी थ्री, ये तो जो है इसका है 3.45, इस पे जो यूडीएल लग रहा है किलो न्यूटन पर मीटर, ये तो डेड लोड है। अभी अपन ने जो निकाला था 3.45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसके बाद में इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड से बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL²/8। WL² यानी W है 3.45 डेड लोड, L² स्पान है 7 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 21.3 किलो न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा आपका होगा बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। तो सी के अबाउट मोमेंट लेंगे हम, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं, इस पॉइंट को, ये ईडी हो जाएगा और ये ईडी होगा 2.75 मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, तो हो जाएगा आर सी इंटू जीरो, ये रिएक्शन आर सी बनेगा और ये आर डी बनेगा, आर सी इंटू जीरो। उसके बाद में 168 इंटू 1.25 और ये 168 इंटू 3+1 4.25 और ये आर डी इंटू 7। तो यहाँ से अपना आर डी फाइंड आउट हो जाएगा, आर सी इंटू 7 माइनस 168.12 इंटू 1.25 माइनस 168.12 इंटू 4.25 प्लस आर डी इंटू 7 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम इस यूडीएल को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड पहले निकाल रखा है, हमें सिर्फ लाइव लोड का कंसीडर करना है। तो यहाँ से आर डी आ जाएगा 132 किलो न्यूटन। ये कन्फ्यूजन मत रखना आपकी, हमने इसको यहाँ पर जो लिखा है 3.45 वो इसमें क्यों नहीं लिया। मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया है कि हम सिर्फ लाइव लोड की बात कर रहे हैं, डेड लोड की बात नहीं कर रहे हम। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम आर सी प्लस आर डी निकालेंगे, तो आर सी प्लस आर डी कितना होगा, तो हमारे पास इसमें समझते हैं आर सी प्लस आर डी हो जाएगा ये लोड प्लस ये लोड, तो ये दोनों लोड हो जाएंगे 336.24। तो यहाँ से हमें आर सी निकलने में आसानी होगी, आर सी निकलेगा 204.24। कैसे निकालेंगे आर सी, आर डी माइनस कर देंगे इसमें से, आर डी अपने पास जो अभी अपने पास आया 132, तो 132 माइनस करने पे अपने पास इतना आ जाएगा। अब इसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। लाइव लोड निकालने के लिए आर डी इंटू ई डी लेंथ, तो आर डी है अपने पास 132, देख सकते हैं आप 132, और ई डी लेंथ अपने पास ई डी लेंथ 2.75, 2.75 ये हो गया 363 किलोमीटर इंटू मीटर। अब लाइव लोड से ही अपना इम्पैक्ट लोड आता है, क्योंकि लाइव लोड के कारण ही अपना इम्पैक्ट लोड आता है, तो बेंडिंग मोमेंट इसके द्वारा भी आएगी ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। अब इम्पैक्ट लोड में अब मैंने आपको डिजाइन स्टेप के बंदा बताया 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक लोड लेते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक लोड। तो 25% निकालेंगे इसका, 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 363, तो ये आ जाएगा 90.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा लेकिन उम्मीद करूँगा कि अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस इम्पैक्ट लोड। तो डेड लोड हमने निकाला था 21.3, उसके बाद में और ये 3 नहीं 13 था, 13 था। उसके बाद में हमने निकाला था बी नंबर का लाइव 363 निकाला था,
इम्पैक्ट लोड हमने निकाला था 90.75। तो ये टोटल अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा जो कि आ जाएगा 474.88। मान लेते हैं इसको 474.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तो अपना तीसरा स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स। तो मैक्सिमम शियर फोर्स निकालने के लिए हम पहले एक डायग्राम, एक स्पान ले लेते हैं 7 मीटर का, और इसके बाद में मैक्सिमम निकालने के लिए 168 जो व्हील का लोड है 0.12 किलो न्यूटन, और बीच में इसके 3 मीटर का बेस है व्हील बेस, और फिर से एक व्हील का लोड है 168.12 किलो न्यूटन। और 168.12 किलो न्यूटन ये कहाँ आया था मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो 168.12 यहाँ पर आया था, मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो अब इसका मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, तो पॉइंट डी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर सी इंटू जीरो, 168.12 इंटू जीरो, 168.12 इंटू थ्री, इंटू उसके बाद आर डी इंटू 7। अब इनको लिख लेते हैं, आर सी इंटू ज़ीरो, ये अपर साइड से आ रहा है 168.12 इंटू ज़ीरो, ये भी अपर आ रहा है तो 168.12 इंटू थ्री, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आर डी इंटू 7 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आर डी निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 168, ये तो गया 168.12 इंटू थ्री डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 72.05 किलो न्यूटन। यहाँ से आर सी निकाल सकते हैं। तो आर सी प्लस आर डी क्या होगा, ऊपर से जो दोनों लोड आ रहे हैं उनको जोड़ दें, उनके बराबर हो जाएगा। यानी आर सी निकालने के लिए 2 इंटू, 2 बार है इसलिए 2 इंटू 168.12, ये 168 है, 168.12, उसके बाद में माइनस कर दें जो आया अपना 72.05। तो ये आर सी आ जाएगा 264.19 किलो न्यूटन, जो कि अपना मैक्सिमम शियर फोर्स है। अब इम्पैक्ट लोड के थ्रू भी शियर फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, तो ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। तो इम्पैक्ट लोड के लिए हमने डिजाइन स्टेप के अंदर पढ़ा था 25% ऑफ आर सी। तो 25% हमें बढ़ा देना है इसका, यानी 264.19 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 66.04 किलो न्यूटन। तो अब इसके बाद ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के अकॉर्डिंग भी कुछ लाइव लोड है, शियर फोर्स आएगा, सॉरी, ड्यू टू सेल्फ वेट। तो इसको मान लेते हैं अपन ए, और इसको मान लेते हैं अपन बी, और इसको मान लेते हैं अपन सी। ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट होता है WL/2। तो W अपने पास था 3.45, उसका डेड लोड हमने निकाला था। मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ, इसका डेड लोड हमने यहाँ पर निकाला था 3.45 फैक्टर डेड लोड। तो ये 3.45 इंटू एल अपना स्पान है 7 डिवाइड बाई 2, तो यह हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। देन टोटल शियर फोर्स, या फिर मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स, तो ये टोटल मैक्सिमम शियर फोर्स 264.19 आपका ये वाला है। दूसरा 66.04 प्लस तीसरा 12, अब तीनों जोड़ देंगे तो 342 किलो न्यूटन है अप्रॉक्सीमेट। अब इसके बाद स्टेप 3 भी कंप्लीट होता है। अब स्टेप 4 पे आ जाते हैं। स्टेप 4 अपने को निकालना है, तो चूज द सुटेबल ट्रायल सेक्शन। स्टेप 4, चूज द सुटेबल ट्रायल सेक्शन। सुटेबल ट्रायल सेक्शन के लिए सबसे पहले डेप्थ एज्यूम करना होगा।
एज्यूम डेप्थ, डेप्थ एज्यूम करना होता है L/12। ये ब्रिज रूल के अकॉर्डिंग होता है 7000 डिवाइड बाई 12। 7000 क्या है, 7 मीटर को हमने में चेंज कर दिया है, तो ये हो जाएगा 583 और विथ भी हम एज्यूम करेंगे, विथ होता है L/30, तो L है अपना 7 मीटर/30, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 233 तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, तो ये होता है MD=β/Fy/Γ-m0। तो वहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, ZP का फॉर्मूला हो जाएगा MD × Γ-m0 β/Fy। तो अब हमें ये ZP निकालना है, तो हमने MD निकाला था स्टेप नंबर सेकेंड के अंदर 474.9, स्टेप नंबर सेकेंड में। तो MD अपना हो जाएगा 474.9 और उसके बाद में इसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको न्यूटन में चेंज करेंगे, न्यूटन में चेंज करेंगे। Γ-m0 1 होगा, डिजाइन स्टेप के अंदर बता रखा है इसको। बीटा भी 1 होता है, ये भी बताया था। Fy 250 में लेना है, तो ये हो जाएगा ZP 18,99600 mm³। तो अब इसको 40% इंक्रीज करना है हमें, इंक्रीज बाय 40%। मैंने ये भी आपको डिजाइन स्टेप के अंदर बता रखा है। तो 40% इंक्रीज करेंगे तो 18,99600 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 2659.44 इंटू 10⁻³ ये अपना आ गया ZP, रिक्वायर्ड ZP। तो हम जानते हैं सेफ फैक्टर का फार्मूला होता है ZP/ZE। तो हमें अगर यहाँ से ZE निकालना हो तो ZP हो जाएगा ZP/S। S होता है सेफ फैक्टर और इसका सेफ फैक्टर होता है 1.14। ये आपको टेबल से मिलेगा, स्टील टेबल से 2659.44। तो ZE हमारा आ जाएगा यहाँ से 2332.8 इंटू 10⁻³। अब चूज करना था अपने को सुटेबल ट्रायल सेक्शन। तो अपन अगर ट्रायल करते हैं, एक बार फेल हो जाता है तो डिज़ाइन अपने को बहुत बड़ी करनी होती है, फिर से फेल हो जाएगा, फिर से डिज़ाइन करेंगे, इसलिए मैक्सिमम ले लेते हैं। तो लेटेस्ट ट्राई ISWB 600। अभी मैं 600 के बजाय 500 ले लूँ, 550 ले लूँ, 400 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, क्योंकि फेल हो जाएगा तो फिर से अपने को करना पड़ेगा, इसलिए हम मैक्सिमम ले लेते हैं और हम इसकी वैल्यूज ही याद कर लेते हैं। इससे अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम ट्रायल सेक्शन होता है ये। और ये तो हमने आई सेक्शन के लिए ले लिया। अब इसके साथ ही चैनल के लिए ले लेते हैं ISMC। चैनल के लिए हो जाएगा 300। इसमें भी आपकी मर्जी, आप जो भी ले लो। मैं तो मैक्सिमम 300 मान के चल रहा हूँ, आप 400 भी ले लो, 500 ले लो, हमें चेक करना है। चेक करने के बाद अगर फेल हो जाता है तो फिर से करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 300 ले लेते हैं। मुझे पता है, मैंने बहुत बार कर रखा है कि 300 पे फेल नहीं होता है। वैसे हम इसके अकॉर्डिंग भी लेते हैं, चेक करते हैं उसमें स्टील टेबल के अंदर कि इसके आसपास जो भी होता है ZE का वैल्यू, उसका हम लेते हैं। चलिए अब इस पर हम वर्क करेंगे ऑन इट्स टॉप, जो इसके टॉप पे चैनल है उसके लिए, एज बिल सो इन फिगर। अभी आगे फिगर बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं।
ISWB 600 एंड ISMC 300। तो सबसे पहले एरिया लिख लेते हैं और उसके बाद TF, फिर TW, फिर उसके बाद BF। ये सारे आपको कोड से मिलेंगे और स्टील टेबल से। उसके बाद IZ के बाद IZ या फिर IX, दोनों सेम होता है। IY, उसके बाद स्मॉल h, डेप्थ ऑफ सेक्शन होता है स्मॉल h, R1 और CYY। तो अब इन सब की वैल्यू ले लेते हैं। तो ये उसमें कोड में गिवन होगा 17038 mm²। इसका होगा 4564 mm²। और इसका होगा 21.3 mm। इसका 13.6 mm। इसका 11.2 mm। इसका 7.6 mm। इसका 250 mm। इसका 90 mm। इसका 106,198.5 इंटू 10⁴ mm⁴। इसका होता है 310.8 इंटू 10⁴ mm⁴। इसका होता है 4702.5 इंटू 10⁴ mm⁴। इसका होता है 6362.6 इंटू 10⁴ mm⁴। इसका होता है डेप्थ ऑफ सेक्शन 600 mm। इसका होता है 300 mm। R1 इसका होता है 17 mm। इसका कुछ नहीं होता, इसका सिवाय भी नहीं होता। इसका होता है 23.6। अब स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। सेक्शन क्लासिफिकेशन। तो सेक्शन क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले फॉर फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन, तो इसमें कंडीशन चेक करनी होती है B/TF, जो कि 9.4 एप्सिलॉन से हमेशा छोटा होना चाहिए B/TF। तो मैंने आपको बता रखा था B क्या होता है और TF। तो B अपने पास BF डिवाइड बाई 2 होता है। BF अपने पास है 250, BF 250, ये रहा। तो 250 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई TF अपने पास है 21.3। तो ये आ जाएगा अपने पास 5.8, जो कि 9.4 एप्सिलॉन से कम है। ओके है। फ्लेंज इज प्लास्टिक। दूसरा होता है फॉर वेब ऑफ आई सेक्शन। पहला फ्लेंज था, दूसरा वेब ऑफ आई सेक्शन। अब आई सेक्शन के वेब के लिए होता है D/TW। तो D का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है डिजाइन स्टेप्स के अंदर। सारी वैल्यूज पुट करनी है। H की वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। H की वैल्यू है 600, और उसके बाद में तो यहाँ हम 600 लिखेंगे -2 इंटू TF प्लस R। तो TF प्लस R, तो TF अपने पास है यहाँ पर 21.3 और R है अपने पास 17। तो ये तो 21.3 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11.2, तो ये आ जाएगा 46.73, जो कि हमेशा 84 से कम होना चाहिए, और ये 84 से कम है भी। तो हो जाएगा वेब इज प्लास्टिक। और तीसरा है C वाला, फॉर फ्लेंज ऑफ C सेक्शन। और
फ्लैंज ऑफ सी सेक्शन, तो सी सेक्शन में होगा बी अपॉन टी एफ। तो बी अपॉन टी एफ सी सेक्शन के लिए हमें देखना है, तो बी की वैल्यू है 90 और टी एफ की वैल्यू है 13.6। 90 अपॉन 13.6, तो ये आ गया 6.6, जो कि 9.4 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो फ्लैंज इज प्लास्टिक। अभी स्टेप 6, कैलकुलेशन ऑफ सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस का कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले इलास्टिक का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इलास्टिक के लिए वाई बार निकालेंगे। वाई बार हो जाएगा समीशन ए वाई अपॉन समीशन ए। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक आई सेक्शन बनेगा। तो आई सेक्शन कुछ इस टाइप का बनेगा। हमने आई सेक्शन बना लेना है पहले, और इसके ऊपर हमारा सी सेक्शन बनेगा चैनल का। तो ये चैनल का बनाएंगे हम। तो जो हमने सेक्शन चूज किया है उसके अकॉर्डिंग इनकी लिख लेते हैं, जो भी इनके मेजरमेंट्स हैं। 300 mm ये है, और ये 7.6 है इसका। ये टोटल ये 23.6 है, और ये है। तो एक तो एक्सिस है आई आई सेक्शन का, और एक पूरे गेंट्री गर्डर का है। तो आई सेक्शन का जो हम बनाएंगे वो ये होगा। तो ये डिस्टेंस सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है हमें। हमें ये कैलकुलेट करना है ये कितना होगा। तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा आगे, पहले हम ये देख लेते हैं ये कितना है। ये हमारे पास है, तो ये तो 300 हो जाएगा, तो टोटल 600 है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये टोटल 600 है। तो ये 300 हो जाएगा उसका हाफ, और ये 7.6। तो 300 प्लस 7.6, ये हो जाएगा 307.6। अब 307.6 ये हो गया, ये 23.6, ये 307.6। तो अब हमें निकालना है वाई बार। तो वाई बार निकालने के लिए सबसे पहले समीशन ऑफ ए वाई। समीशन ऑफ ए वाई कितना हो जाएगा, तो एरिया आप देख सकते हैं 17.038 mm स्क्वायर है। तो एरिया इसका हो जाएगा 17.038 mm स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 307.6, पूरे कैंटिलीवर के लिए 307.6, और उसके बाद में प्लस 4564। 4564 आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका चैनल सेक्शन का। तो इसकी अपने पास हाइट कितनी है 23.6। 23.6, तो ये समीशन ऑफ ए वाई कम्प्लीट हो गया। ए इंटू वाई, तो एरिया इंटू वाई, एरिया इंटू वाई। उसके बाद समीशन ऑफ ए, यानी वापस से हमें यही 17,038 प्लस 4564। तो वाई बार आ गया अपना ये 247.59 mm। मतलब अपने को ये निकालना था, ये आ गया 247.59 mm। हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल हमारे पास है, ये तो 600 हो गया, प्लस ये हो गया 7.6। तो इन सब में से हमें इतने को माइनस कर देना है। ये हमारा आ जाएगा 600 प्लस 7.6, माइनस कर देंगे ये, तो हमारा ये आ जाएगा 360.01।
मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या माइनस करना है। तो ये y निकालने के लिए 600 में 7.6 जोड़ देना है। 7.6 ये वाला, 600 ये हो गया, 7.6 ये हो गया। तो 600 प्लस 7.6 इसकी थिकनेस, और उसके बाद में माइनस कर देना हमें ये माइनस का 247, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अभी हमने वाई बार निकाला है इसको माइनस कर देना है। तो 247.59, तो ये हमारा आ जाएगा 360.01, और ये होगा 250 mm जो हमने सेक्शन चूज किया उसके अकॉर्डिंग गिवन है, और ये है 21.3। और ये सब आप बैक साइड में देख सकते हैं जो आपने क्वेश्चन किया होगा मेरे साथ में। 250 कहाँ है, 21.3 कहाँ है, 23.6 कहाँ है, 7.6 कहाँ है, 300 कहाँ है, 600 कहाँ है, सब देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आई एक्स एक्स ग्रॉस निकाल लेते हैं। तो आई एक्स एक्स ग्रॉस निकालने के लिए आई एक्स बीम प्लस आई एक्स चैनल, ये दोनों निकालना है हमें। तो आई एक्स बीम कैसे निकालेंगे, आई एक्स एक्स ग्रॉस। तो आई एक्स बीम का मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी आ रखा है 10 61 98.5 इंटू 10⁴, 10 61 98.5 इंटू, तो ये तो हमारा बीम का हो गया। और प्लस हमारे साथ चैनल भी चल रहा, एरिया कितना है 173.8, तो 173.8 के साथ जो एरिया बन रहा है उसको भी ऐड करेंगे इसमें 173.8, और इंटू एरिया कौन सा हमें ऐड करना है, ये एरिया तो हमें मेन तो ये लेना है, ये इतना, ये जो एरिया बन रहा है। तो ये एरिया कैसे लेंगे, टोटल है 307.6 माइनस 247.59, इसको इसको माइनस कर देना इसमें से, तो जो हमारे पास वो आ जाएगा, ये एरिया लेना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा कैलकुलेशन से 307.6 माइनस का 247.59, तो ये इसका हमारे पास स्क्वायर होगा। और उसके बाद में ये तो बीम का हो गया, अब आई एक्स चैनल ऐड करना है। तो चैनल का ऐड करने के लिए सबसे पहले चैनल का देख लेते हैं कितना वैल्यू था, 310.8 और 4564 उसका एरिया। तो 310.8 इंटू 10⁴, और उसके बाद प्लस 4564 एरिया है। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 247 में से हमें 23.6 माइनस करना है। 247 माइनस 23.6, तो जो हमारे पास 247 और 23.6 का ये एरिया बच रहा है ना, सॉरी ये वाला एरिया, वो हमें फाइंड आउट करना है। और सभी क्वेश्चन में आपको सेम ऐसे ही करना है, 59 माइनस 23.6 इसका स्क्वायर। तो ये हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 135543 इंटू 10⁴ m⁴। अब आई वाई ग्रॉस निकालना है। आई वाई ग्रॉस निकालने के लिए वाई वाई ग्रॉस, तो आई वाई बीम प्लस आई वाई चैनल दोनों का निकालेंगे। तो ये देख लेते हैं बीम के लिए क्या था और चैनल के लिए क्या था। बीम के लिए है 4702.5 इंटू 10⁴, 4702.5 इंटू 10⁴। अगर आपको स्टील टेबल देखना नहीं आता है या फिर आप इसको नहीं कहीं से पा रहे हैं, तो आप ये रट लीजिए, और ये हमेशा के लिए आप कहीं भी इसको आप लगाएंगे तो फेल नहीं होगा। आप यही लगाइए ISWB 600, ISMC 300, गैंट्री गेटर के किसी भी डिज़ाइन के लिए आप ये वैल्यूज़ रख दीजिए, कभी कभी भी फेल नहीं होने वाला है ये। बाकी अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है, मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ कि कोई भी इस क्वेश्चन को कर सके हमेशा के लिए, क्योंकि अगर एक बार भी अगर फेल हो गया तो जो ढंग से नहीं कर सकता वो नहीं जा कर पाएगा। तो ये 1106.1 इंटू 10⁴, ये सारी वैल्यूज़ मैं वहीं से लेके आया हूँ स्टील टेबल से। तो आई वाई ग्रॉस भी आ गया अपने पास। तो इसमें नंबर ए अबाउट मेजर एक्सिस, ये मैंने आपको बता रखा है टर्म डिजाइन स्टेप के अंदर।
अबाउट मेजर एक्सिस में जेड ई एक्स या फिर जेड एक्स, तो ये हो जाएगा आई एक्स अपॉन वाई। तो आई एक्स अभी हमने निकाला है 135543 इंटू 10⁴, और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 135543 इंटू 10⁴ वही हमने लिखा है, और डिवाइड बाय वाई। वाई हमने अभी निकाला था वाई मैं बता देना चाहता हूँ आपको वाई होता क्या है। जो हमारे पास ये चैनल सेक्शन है इसका हाफ हमें लेना है, तो ये हमारे पास वाई होगा। सॉरी, ये तो एक्स है, ये तो एक्स है। 300 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 150। वाई हमें निकालना है, तो वाई ये रहा अपने पास छः, पहले ही मैंने निकाल रखा था। 600 प्लस 7.6 माइनस 247.59, तो ये 360.01। तो हम ये 360.01 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जेड ई एक्स हमारा आ जाएगा 3764.98 इंटू 10⁻³ mm³। तो हमारे पास ये ए आ गया। अब माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस हो जाएगा जेड ई वाई या फिर जेड वाई, आप कुछ भी बोल दो। तो ये आई वाई अपॉन एक्स, तो आई वाई हमने अभी निकाला है। आई वाई ग्रॉस 11065.1, 11065.1 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय, अब एक्स की वैल्यू हम बता रहे थे आपको भी कि 300 का आधा, ये जो पूरा अपना इसकी डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच की, 300 डिवाइड बाई 2 उसका हाफ से होगा, तो ये हो गया 150। तो 150 हो जाएगा 737.6 इंटू 10⁻³ mm³। अब आगे इलास्टिक हो चुका है अपना। अब प्लास्टिक के लिए फाइंड आउट करना है अबाउट मेजर एक्सिस। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है, लेकिन इसको हम छोटा कर भी नहीं सकते। मेजर एक्सिस में जेड पी एक्स निकालना है, तो जेड पी एक्स 1.26 इसका सेफ फैक्टर होता है इंटू जेड ई एक्स। आपको रट लेना है, क्योंकि आप ढूंढने में टाइम वेस्ट करोगे अपना, इससे अच्छा है कि आप इसको रट ही लो। तो 1.26 इंटू जेड ई एक्स हमने निकाल रखा है, तो हो जाएगा 4743.9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जेड ई एक्स मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कहाँ निकाला था। अभी हमने निकाला जेड ई एक्स 3764.98 तो ये हो गया 4743.9 इंटू 10⁻³ mm³। उसके बाद बी नंबर अबाउट माइनर एक्सिस। अबाउट माइनर एक्सिस हमारा क्या होगा, ये अपना ऊपर का पार्ट कुछ ऐसे है। तो जेड पी वाई हो जाएगा 1.12 सेफ फैक्टर इंटू जेड ई वाई हमने निकाल रखा है अभी ऑलरेडी। तो जेड ई वाई हमने यहाँ निकाला था 737.6 इंटू 10⁻³। तो 737.6 इंटू 10⁻³ इंटू 1.12, ये हो जाएगा 826.1 इंटू 10⁻³ mm³। कैलकुलेशन से मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब स्टेप नंबर 7 फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 7 है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। तो मोमेंट कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले लोकल मोमेंट कैपेसिटी निकालेंगे। लोकल मोमेंट कैपेसिटी तो लोकल मोमेंट कैपेसिटी हो जाएगा एम डी एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला बीटा वी इंटू जेड पी एक्स इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट लेस देन और इक्वल 1.2 जेड ई एक्स एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। तो बीटा वी की वैल्यू 14767.9
जेड पी एक्स अभी हमने जो फाइंड आउट किया था। एफ वाई की वैल्यू अपने पास है 250, लेकिन इसके 10 की पावर 3 भी है इसके साथ में, इंटू 250 और डिवाइड बाय 1.1। और इसमें 10 की पावर -6 से हम मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमें इसको न्यूटन एम से किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है। तो अपने पास ये एम डी एक्स, या फिर इसको एम डी जेड भी बोल सकते हैं, एम डी जेड आ गया हमारा 1083.63 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और हमें ये पार्ट फाइंड आउट करना है, तो ये पार्ट हो जाएगा 1.2 इंटू ZEX FY अपॉन गामा एम नॉट। तो ZEX हमारे पास आया था 3764.98 इंटू 10⁻³ इंटू FY की वैल्यू 250 डिवाइड बाय 1.1। इसको भी 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर मीटर में चेंज करने के लिए, तो ये अपने पास आ जाएगा 1026.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो अब देख सकते हैं आप साफ कि ये आपकी इस केस में 1083 और ये 1026, इसको बड़ा होना चाहिए था, जबकि ये छोटा हो गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन में, तो फिर हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है, तभी हम ओके कर सकते हैं इसको, कि ये और ये दोनों, जो आपका ये टर्म आया है एम डी एक्स, और ये दोनों टर्म हमारे एम जेड से बड़े होने चाहिए। तो एम जेड आपके पास कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एम जेड के लिए अपने को स्टेप नंबर 2 पे चलना है, ये स्टेप नंबर 3 है। तो एम जेड आपके पास था 474.9, तो 474.9 से अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा है 1026, जो कि सबसे छोटा है इन दोनों में, ये बड़ा है एम जेड से, तो ये ओके है। अगर ये दोनों आपस में आ, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, अगर ये छोटा पड़ जाता है, तो ये दोनों कम से कम इससे बड़ा होना चाहिए, अन्यथा फेल हो जाएगा। फिर बी के लिए एम डी वाई होगा बीटा बी ZPY अपॉन गामा एम नॉट लेस देन और इक्वल 1.2 ZEY FY गामा एम नॉट। तो एम डी वाई निकालना है यहाँ से, बीटा बी 1, ZPY हमने निकाल रखा है 826.8 एफ, और 10 की पावर 3 भी था साथ में, और FY है 250, और 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको किलो न्यूटन टू मीटर बनाने के लिए। गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1, और ये 1.2 ZEY निकाला था हमने 737.6 इंटू 10 की पावर 3, FY निकाला था हमने 250, और इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे किलो न्यूटन टू मीटर बनाने के लिए, डिवाइड बाय 1.1। ये 187.9, ये 201.16 किलो न्यूटन टू मीटर, ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा। ओके, तो चेक अब लगा रहे हैं, चेक फॉर कंबाइंड, मतलब हमने एक बार अलग अलग तो चेक कर लिया, अब कंबाइंड लोकल मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है। मोमेंट कैपेसिटी, तो कंबाइंड चेक लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एम एक्स नहीं, एम जेड लिखते हैं, तो एम जेड अपॉन एम डी जेड। वैसे एम एक्स भी लिख दो तो कोई गलत नहीं है, एम वाई अपॉन एम डी वाई। तो ये दोनों हमेशा 1 से कम होना चाहिए। तो एम जेड अपने पास जो अपन ने निकाला था पहले 474.9, और एम डी जेड अभी हमने जो निकाला है, एम डी जेड मतलब एम डी एक्स ही होगा, ये डी डी जेड लिख दिया है, ये एम डी जेड है। तो ये एम डी जेड हमारे पास आया है 1083 पॉइंट, सॉरी ये तो बड़ा है, छोटा वाला लेंगे हम, तो ये 1026.8, 1026.81 प्लस एम वाई। तो एम वाई अपने पास, एम वाई तो होता है 30.68। चलिए अभी आपको बता दूंगा एम वाई निकालना कैसे है, एम वाई कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। और एम डी वाई हमने निकाल रखा है 187 पॉइंट, जो छोटा वाला है वही लेंगे, तो 187.9।
शुड बी लेस देन और इक्वल 1, तो ये हो गया 0.63 लेस देन और इक्वल 1। तो कंबाइंड वाला भी हमने चेक कर लिया है, तो ये हमारा 0.63 एक से कम है, यानी ये सेफ है। चलो बता देते हैं एम वाई हमने निकाला कैसे है। ये एम वाई वाला कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका, क्योंकि ये कहीं नहीं निकाला है और ये आगे निकालने का प्रोसीजर में भी नहीं आएगा कहीं भी। तो मैं आपको बता ही देता हूँ एम वाई निकालना कैसे है। तो एम वाई होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। एम वाई होता है मैक्स मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। मैक्सिमम मोमेंट होता है कब, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसवर्स टू रेल्स, ये होता है 10% ऑफ क्रेन कैपेसिटी प्लस वेट ऑफ क्रेन। तो 10% यानी 10 डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, परसेंट हटा देते हैं, इनटू क्रेन कैपेसिटी है अपने पास 150 और वेट ऑफ क्रेन है 40। ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही है 150 और 40 क्रेन कैपेसिटी वेट ऑफ क्रेन, तो हमने यही लिखा था यहाँ पर। तो ये 190 इंटू 10 डिवाइड बाय ये 19 आ जाएगा टोटल। तो फैक्टर्ड कर देते हैं इसको, फैक्टर्ड निकाल लेते हैं। ये एक्स्ट्रा चल रहा है, ये आप वैसे याद ही रख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। फैक्टर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसवर्स टू रेल तो ये निकालेंगे 19 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 28.5। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ईच व्हील, तो प्रत्येक व्हील के लिए हो जाएगा 28.5, तो 2 व्हील होंगे डिवाइड बाई 2, तो 14.25। अब एम वाई निकालेंगे। मैक्स मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ से। तो एम वाई होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ईच व्हील, मतलब यही जो 14.25 निकाला है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ईच व्हील, इनटू होता है मैक्स बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड ये हम कहाँ से निकालेंगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड हम स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड था 363, तो 363 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये, इस मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील। तो मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील ये भी आपको दिखा देता हूँ कितना निकाला था हमने। तो मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील ये निकाला था हमने, मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील आर ए डिवाइड बाई 2, स्टेप फर्स्ट के अंदर 168.12। तो 168.12 ये हो जाएगा 30.68। हमने यही लिख रखा है एम वाई की जगह पर, इसकी वैल्यू एम वाई 30.68 एम वाई की वैल्यू। तो स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, वो तो पहले भी कंप्लीट हो चुका था, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने लगा था। चलिए अब स्टेप नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 8 में हमें चेक फॉर शियर कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा पेज नंबर 59 पर। तो चेक फॉर शियर कैपेसिटी बी डी होता है डी इंटू टी डब्ल्यू, ये मैंने आपको बता रखा है जहाँ डिजाइन स्टेप बताया मैंने √3। आप डिजाइन स्टेप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि डिजाइन स्टेप ही आगे काम रहेगा आपको। वो याद रहेगा तो ये सारे स्टेप होते चले जाएंगे, वो याद नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। सारी वैल्यूज पुट करना है। डी की वैल्यू 600 और टी डब्ल्यू की वैल्यू 11.2, एफ वाई डब्ल्यू 250। 600 कहाँ से आया मैं आपको बता सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, पहले लिख लेते हैं फिर बता देता हूँ।
600 और 11.2 और F5 तो आपको पता है 250 और √3 तो √3 गामा एम नॉट मैंने आपको डिजाइन स्टेप में बता रखा है। 600 और 11.2 ये कहाँ से आया ये आप देख लीजिए। तो जो हमने सेक्शन चूज किया था तो 600 यहाँ से आया है और 11.2 यहाँ से आया है। 11.2 TW और 600 ये एच मतलब हाइट वही डी और एच दोनों सेम है। इसको डी बोलो एच बोलो बात एक ही है। तो वीडी हो जाएगी 881.77 किलो न्यूटन। तो चेक जो लगाना है हमें तो चेक लगाना है वो 0.6 वीडी शुड बी ग्रेटर देन वी। तो 0.6 और बी डी है हमारे पास 881.77 और बी है हमारे पास 342 मतलब मैक्सिमम शियर फोर्स हमारे पास स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने निकाला था। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने निकाला था कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स। ये तो मैं बहुत आगे आ गया था। स्टेप नंबर 3 के अंदर 342 ये निकाला है। तो अभी 342 अब ये टोटल कैलकुलेट किया तो ये 528 हुआ और ये 342 हुआ। तो सेफ है आप देख सकते हैं। ओके सेफ। स्टेप ये भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 9 वीडियो पूरा 1 घंटे का बन रहा है। अब क्या करूं कुछ छोड़ भी नहीं सकता इसमें। चेक फॉर वेब बकलिंग। वेब बकलिंग के लिए फॉर्मूला होता है FW इक्वल्स टू B1 प्लस N1 TW FED। तो V1 होता है वियरिंग लेंथ 150 mm। 300 का आधा जो मैंने अभी आपको दिखाया था वही डायग्राम के अंदर। इस 300 का आधा जो 150 है ना यही है। तो N1 यहाँ से आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 7.6 इसका आधा और 7.6 का 2 से मल्टीप्लाई। हर जगह N1 ऐसे ही निकालना है। तो ये 315.2 और FED 89.64 ये सारे आपको उससे स्टील से ही मिलेंगे। स्टील टेबल और कोड से IS 875 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1। तो ये 89.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से FW निकाल लेना है। तो आपका यहाँ से FW क्या हो जाएगा 150 प्लस 315.2 मतलब B1 प्लस N1। उसके बाद में TW 7.6 उसके बाद में FED आया था 89.64। तो 89.64 था ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में था। इसको किलोमीटर चेंज करना है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना टोटल हो जाएगा 316.9 किलोमीटर। चेक लगा देते हैं आप। चेक FW होना चाहिए मैक्स व्हील लोड से बड़ा हमेशा। तो FW अपने पास है 316.9 और मैक्स व्हील लोड आया था 168.12। ओके है सेफ है। अब 168.12 कहाँ आया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 168.12 व्हील लोड ऑन ईच व्हील मैक्सिमम व्हील लोड ऑन ईच व्हील 168.12। तो हमेशा ये FW उससे बड़ा होना चाहिए और बड़ा भी है तो सेफ है। अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 10 है अपने पास डिफ्लेक्शन चेक। तो डिफ्लेक्शन चेक में फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू WL³ अपॉन 6EI 3A माइनस A³ अपॉन में L³ होता है इधर अपॉन में 4L होता है ब्रैकेट बंद शुड बी लेस देन और इक्वल L/750।
L/750 EOT के लिए होता है, L/500 होता है HOT के लिए। तो A इक्वल्स टू L-C/2। मैंने आपको बताया था कि मैं L और C बताऊंगा क्या होता है ये और कब कैसे निकालना है। तो L अपने पास स्पान होता है, जो अपना स्पान है 7 मीटर, और C होता है जो अपना दोनों व्हील के बीच की डिस्टेंस है, तो वो है 3 मीटर व्हील बेस डिवाइड बाय 2। तो इनको mm में चेंज कर दिया, तो ये 4000 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2000 mm। और I Z है अपने पास 13, 55, 43, 10 इंटू 10⁴ mm⁴। तो A निकल आया, I निकल आया। अब E 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। सब न्यूटन mm में चेंज कर रहे हैं। हर स्टेप के अलग अंदर अलग अलग न्यूटन mm या फिर पूरा लेंगे या फिर किलो न्यूटन में, जहाँ जैसी ज़रूरत है। आप कंफ्यूज मत होना, जहाँ जो ले रहा हूँ आप वही लेते जाना। अब उसके बाद W अपने पास कैसे निकालेंगे? तो W होता है मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। तो मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड अपने पास कितना है? 168.12। तो ये 168.12 अपना ये फैक्टर्ड लोड है, तो इसको अनफैक्टर्ड बनाना है। 1.5 से इसको डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 112 किलो न्यूटन। तो इसको भी न्यूटन में बनाने के लिए तो 112 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो सारी वैल्यूज अपने पास हैं। ए की वैल्यू है, आई है, ई है, डब्ल्यू है, सब रख देना है इसमें, इस वाले स्टेप में। तो उसको L/750 से चेक करना है। तो डेल्टा अपने पास क्या आ जाएगा? 112 इंटू 10⁻³ इंटू उसके बाद L³ मतलब 7000⁻³। W ये हो गया, L ये हो गया, W L³ और ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵। आई की वैल्यू है 135543 इंटू 10⁴, और ब्रैकेट विद इन 3 इंटू 2000 मतलब 3A/4L। L है 7000, और माइनस A³ मतलब 2000⁻³ अपॉन L³ मतलब 7000⁻³। तो ये टोटल कैलकुलेशन करने पर 4.52 आ जाएगा, जो कि L/ यानी 7000/750 इससे छोटा होना चाहिए। तो 4.52 डिफ्लेक्शन, और ये आएगा 9.33। तो अपन देख सकते हैं सेफ है। ओके, safe. Hence the required design has been completed. Thank you.